अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव को लेकर जन जागरूकता, कलेक्टर ने किया वीडियो व पोस्टर का विमोचन। जिले में कोरोना से जंक्शन के एक और व्यक्ति की मौत, बीती रात सोरड़ी के कोरोना संदिग्ध ने भी तोड़ा दम, रिपोर्ट का इंतजार। चिकित्सकों के खिलाफ धरने से चिकित्सक वर्ग आहत, सोशल मीडिया पर हो रहा दुष्प्रचार, कलेक्टर से मिले चिकित्सक। फिट इंडिया के तहत फ्रीडम रन का हुआ आयोजन, स्वस्थ रहने का दिया संदेश। संगरिया ब्लॉक में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना के चलते जन जागरूकता लाने के लिए पोस्टर और वीडियो का विमोचन किया गया। इस वीडियो के माध्यम से कोरोना से बचाव के साथ मतदान करने के लिए संदेश दिया गया है, जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सराहना की है। संगरिया पंचायत समिति में 26 पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके लिए नामांकन शनिवार को किए गए। इसके लिए मतदान पार्टियों को शुक्रवार को ही रवाना कर दिया गया था। संगरिया में 26 पंचायतों के चुनावों के लिए 136 बूथ बनाए गए हैं, जहां 28 को मतदान होगा। इसी के मद्देनजर शनिवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना काल को देखते हुए चुनावी प्रचार प्रसार और कोरोना से बचाव के साथ मतदान करने के लिए प्रचार संबंधी पोस्टर और वीडियो का विमोचन किया। कलेक्टर ने बताया कि इस वीडियो को पहले राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसका अनुमोदन करने के साथ आयोग ने इस वीडियो की सराहना की। इस मौके पर कलेक्टर ने कोरोना से बचाव रखते हुए मतदान करने की अपील की। पानी से धो लेना तुम हाथ, सैनिटाइजर साथियों ले लेना तुम साथ। पब्लिक प्लेस पे थूकना दंडनीय अपराध, पीक न थूको बूथ पे, वोट करो निर्बाध। करें सुरक्षा स्वयं की, रख दूजे का ध्यान, समझदार मतदाता की पक्की ये पहचान। हरदम ही आयोग के मानो तुम निर्देश, मास्क बिना तो बूथ पे वर्जित है प्रवेश। राम सलाम नमस्ते या कर लो सत श्री अकाल, हाथ मिलाना ठीक नहीं कोरोना के काल। वोट करें हम शान से, मत भूले संस्कार, वृद्धों और दिव्यांग को पहले दे अधिकार। अभी जो पंचायत चुनाव अपने यहाँ पे हो रहे हैं, तो हनुमानगढ़ ज़िले में संगरिया ब्लॉक में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और 26 पंचायतों में अपने चुनाव होंगे। और उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारी टीम ने मस्तान सिंह जी और वीरेंद्र छापोला जी और पूनम, इन सब ने मिलके, उनके साथियों ने एक वीडियो बनाया है, जिसका अभी विमोचन किया गया है, जो आईसी एक्टिविटीज़ के लिए है कि किस तरह से कोरोना से बचते हुए मतदान करें। और सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कल ये मैंने चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजा था, वहाँ से मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से इसका अनुमोदन हमें मिल गया और उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार है, एक्सीलेंट कमेंट दिया उन्होंने। और उसके बाद हमने आज इसका विमोचन किया है, पोस्टर है, पोस्टर का भी विमोचन किया और इसको जारी किया है। अपने यहाँ करीब 136 बूथ बनेंगे, जिन पे 26 पंचायतों के चुनाव होने हैं। आज उनके नामांकन दर्ज हो रहे हैं। कल पार्टियां रवाना की थी, तो आज वो नामांकन लेंगे, कल उनकी जांच करेंगे, उसके बाद 28 तारीख को पोलिंग होनी है। तो इसमें क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें बताई गई हैं और बहुत शानदार विजुअल हैं इसमें। तो मैं आमजन से ये अनुरोध करूँगा कि इसमें जो सावधानियाँ बताई गई हैं, उन सावधानियों को बचते हुए कोरोना से भी बचें और अपने वोट का इस्तेमाल करें और जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करें। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस कोरोना काल में हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन से लेकर बच्चा उसमें जुटा हुआ है। और इस बीच जो इलेक्शन आए हैं पंचायत के, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना उसको मद्देनज़र रखते हुए कि सेफ़ इलेक्शन कैसे हो, और जो टैग लाइन दी है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कि कोरोना से बचाव भी और पंचायत का चुनाव भी, उसके मद्देनज़र हमने पहले कार्टून सीरीज़ तो चलाई है, लेकिन इस इलेक्शन को कैसे एक आम जन पर सोशल मीडिया में कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि मिलना जुलना अभी बंद है, तो घर घर मोबाइल से पहुंच सकता है। तो उसमें एक विजुअल बनाया है, जिसमें सभी इंस्ट्रक्शंस
जो आयोग ने दिए हैं कि कोरोना से बचते हुए अपने को ये वोटिंग करनी है, उसके तहत ये वीडियो बनाया गया। काफ़ी शानदार है। आयोग ने भी मस्तान सिंह जी ने के कार्टून पहले बना के दिए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें कुछ लिखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं लिखता हूँ सर, साहित्यकार हूँ, तो मैंने इस पर दोहे बनाए जो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट्स के कोरोना काल में किस तरह से चुनाव संभव कराए जा सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। मैंने दोहे लिख लिए, मस्तान जी ने कार्टून बना लिए, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा जो है सिस्टम नहीं था कि इन दोनों को कैसे हम इकट्ठा करें। फिर ये डायरेक्टर हैं योगेश जी, लोई कंपनी है इनकी, ये कुछ टेक्निकल वर्क करते हैं। फिर इनकी हमने सहायता ली, पूनम जी ने आवाज़ दी और जितेंद्र हैं उन्होंने इसको एडिट किया और पूरी टीम ने मिलकर के एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो तैयार किया। जिले में कोरोना से मौतों का आंकड़ा अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शनिवार अल सुबह जहां जंक्शन जीएस नगर के एक 67 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना से दम तोड़ दिया, वहीं गत दिवस एक कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग की भी मौत हो गई। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ऐसे में अब कोरोना जिले में खतरनाक साबित हो रहा है। जिले में कोरोना से एक और मौत हो गई। दरअसल जंक्शन जीएस नगर के 67 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। इस व्यक्ति को कैंसर था, लेकिन कोरोना के चलते उसकी मौत हुई है। वहीं नोहर के गांव सोनड़ी के एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो कोरोना संदिग्ध था, उसकी बीती रात मौत हो गई। वह जिला अस्पताल में सीटी स्कैन करवाने आया था। इसके बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जिले में कोरोना से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत डॉक्टर्स के खिलाफ आमजन में विरोध के खिलाफ डॉक्टर्स में रोष है। ऐसे में जिला अस्पताल के चिकित्सक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर धर्मेंद्र का कहना था कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो धरना दिया जा रहा है, उससे डॉक्टर वर्ग आहत है। डॉक्टर्स जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में काम कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे पूरा महकमा आहत है। वहीं गत दिनों हुए संदीप शर्मा की मौत के बाद वायरल ऑडियो को लेकर उनका कहना था कि डॉक्टर से बात होने के बाद तुरंत प्रभाव से नर्सेज द्वारा उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। चिकित्सकों के खिलाफ धरने के संबंध में हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए मिले थे। एक चिकित्सक है जो अब दिन रात मरीजों, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के सेवा कर रहा है और अपनी जान खतरे में डाल के कोरोना पेशेंट से कोई बात नहीं करना चाहता। उसके पास तो क्या उसकी गली में से कोई नहीं गुजरता। उसके बावजूद चिकित्सक सेवा करने के बावजूद भी धरने, प्रदर्शन और कुप्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। इससे चिकित्सक समाज बहुत ही आहत है और हम कलेक्टर साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर यही हालात रहे तो एक डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक सर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसमें ऑडियो वो डॉक्टर और पेशेंट के अपने पर्सनल रिलेशनशिप थे। उन पेशेंट को जब भी कोई दिक्कत होती थी तो वो बात करता था, चैट करता था डॉक्टर साहब। जब उसको लगा कि ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसने डॉक्टर को 12:48 पे वॉइस मैसेज भेजा है। उसके 12:49 पे कॉल रिकॉर्ड है। उसने नर्सिंग स्टाफ को फ़ोन किया है और उसने जा कर के उसको ऑक्सीजन लगाई है और उसकी ड्रिप चेंज करी है। तो इतने मरीज़ होते हैं, हर मरीज़ के ऊपर एकदम से हर नर्सिंग स्टाफ नहीं लगाया जा सकता। वो उनको पर्सनल नंबर दे रखे हैं। इससे ज़्यादा और क्या करें? जिसको भी जो भी दिक्कत होती है वो फ़ोन से बात कर सकता है। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? एक सर जो बात आ रही है ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, उसकी कहाँ तक सच्चाई है? ऑक्सीजन की कमी कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की फुल सप्लाई है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जिला अस्पताल के समक्ष संदीप शर्मा की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर्स और नर्सेज को बताते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। भीम आर्मी सहित अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर पहुंचे और संदीप शर्मा की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही का होना बताया गया। धरने पर बैठे लोगों द्वारा संदीप शर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है।
अस्पताल के समक्ष 3-4 दिन पहले डॉक्टर की लापरवाही से और स्टाफ की लापरवाही से एक संदीप शर्मा नामक के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका कारण यहाँ का जिला अस्पताल और यहाँ का स्टाफ था। तो आज भीम आर्मी व अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जिला अस्पताल के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है, जिसके अंदर हमारी मुख्य रूप से 3-4 मांगे हैं। एक तो जो हत्यारे हैं जिन पे हत्या का आरोप लगा गया है, उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। दूसरी बात, जो स्वर्गीय संदीप शर्मा की धर्मपत्नी है, जिसके 4 बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा है, 17 लोगों का एकमात्र पालन करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही गरीब परिवार था। तो उसकी 4 बच्चियों के भविष्य को देखते हुए उनको आर्थिक लाभ दिया जाए और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी लगाई जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम आज यहाँ बैठे हैं। 15 अगस्त से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2020 तक चलने वाली फिट इंडिया मुहिम के तहत शनिवार को जंक्शन राजीव गांधी स्टेडियम से फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हुए इस आयोजन में प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जंक्शन राजीव गांधी स्टेडियम के पास शनिवार को फिट इंडिया अभियान के तहत फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसपी जसाराम बोस, नेहरू युवा केंद्र के मधु यादव आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने फिट इंडिया अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी। वहीं प्रतिभागियों ने दौड़ लगाकर आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम चलाया जा रहा है 15 अगस्त 2020 से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 तक। केंद्र सरकार की खेलों को प्रमोशन देने के लिए देश की जो जनता है, नागरिक है, उनको स्वस्थ रखने के लिए एक स्कीम चलाई हुई है फिट इंडिया। उस फिट इंडिया रन स्कीम के तहत ही ये रन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ये रन जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों के द्वारा 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जितने भी भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको केंद्र की तरफ से ये फिट इंडिया फ्रीडम रन नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा आयोजित की जा रही है। ये 15 अगस्त से स्टार्टिंग होकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी फिटनेस के प्रति थोड़ा जागरूक हो, लोगों में एक अवेयरनेस की भावना हो, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि जितना हम एक्सरसाइज और अपनी रूटीन लाइफ में इसको इंक्लूड करेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैसेज हम जन जन तक इस रन के तहत पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों में इस चीज़ के प्रति अवेयर हो। तो आज का ये रन का आयोजन नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा किया जाता है और इसके मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी जयसराम बोस जी व नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा सम्मेलक मधु यादव। ब्राह्मण युवा मंडली हनुमानगढ़ की हुई बैठक में कथित तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा ब्राह्मण समाज पर किए गए कटाक्ष को लेकर विरोध किया गया और इस तरह की गंदी राजनीति बंद करने की मांग की गई। ब्राह्मण युवा मंडली की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए भाई को भाई से लड़ाने की कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया गया। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण यूथ एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण यूथ एकता जिंदाबाद, बलवीर बिश्नोई जिंदाबाद, बीजेपी जिलाध्यक्ष जिंदाबाद, बीजेपी जिलाध्यक्ष जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बंद करो भाई से भाई का लड़ाने की राजनीति, बंद करो, बंद करो, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आज हनुमानगढ़ ब्राह्मण युवा मंडली और ब्राह्मण समाज के युवाओं की बैठक हुई और आज हमने विरोध जताया है कि हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष बीजेपी का जिला अध्यक्ष सरेआम ब्राह्मण जाति के ऊपर कमेंट किया है और पूरे समाज के अंदर इस बात का आत्मा पर चोट लगी है कि जिस प्रकार से बड़े जिला अध्यक्ष पद पर होने के नाते जिस तरीके से गंदी राजनीति बीजेपी की रही है सदैव, आज फिर उन्होंने दोहराया है ब्राह्मण की जाति के ऊपर कटाक्ष कर करके आज पूरे हनुमानगढ़, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का जिले अध्यक्ष के से बयान आकर के एक आम ब्राह्मण समाज के जाति के ऊपर ये तंग कसने वाली बात को लेकर के भाई से भाई को लड़ाने वाली को जो नीति ली है, इसका आज हनुमानगढ़
ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है और हम मांग करते हैं प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लगाम लग सके, क्योंकि भाई से भाई और धर्म से धर्म को लड़ाने की जो ये नीति भाजपा की रही है, इसके हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत भाजपा देहात मंडल पीलीबंगा द्वारा गांव जांगड़ावाली के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धीरज नाथ जी की कुटिया परिसर में झाड़ू निकालकर तथा कचरे को उठाकर साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को भाजपा देहात मंडल पीलीबंगा की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुशील गोदारा ने बताया कि भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत पौधरोपण, जरूरतमंद दिव्यांगों की सहायता, गौ सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान जैसे पुण्य कार्य कर समाज में सेवा भावना का सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान के अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री महावीर महिला, मंडल महामंत्री भागीरथ शर्मा, वार्ड पंच उग्रसेन कासनिया, गौशाला के कोषाध्यक्ष रामपल गोदारा, सहीराम शर्मा आदि भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना के चलते जिले के आंगनबाड़ी केंद्र 8 सितंबर से खुल चुके हैं। हालांकि केंद्रों पर अभी बच्चों के आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वहीं केंद्रों पर पोषाहार वितरण और टीकाकरण का लाभ लाभार्थियों को घर घर जाकर दिया जा रहा है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां कोरोना के चलते बदल गई हैं। हालांकि केंद्रों पर पोषाहार वितरण और टीकाकरण सहित सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। वहीं राशन डीलरों की ओर से दाल, चावल और गेहूं का वितरण कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो लाभार्थियों को घर घर पोषाहार वितरण हो रहा है। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। आंगनवाड़ी केंद्रों पे अभी पिछले 8 सितंबर के बाद आंगनवाड़ी केंद्र खुल गए हैं, जिन पे बच्चों के लिए भी आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो उनके टीकाकरण है और पोषाहार वितरण का कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है। पोषाहार वितरण के तहत अभी राशन डीलरों के द्वारा दाल, गेहूं और चावल आ रहे हैं, जिनको कि समय पर वितरित किया जा रहा है। घर उनके पहुंचा रहे, कैसे क्या व्यवस्था ये पहले घर घर की व्यवस्था थी। अब कुछ आंगनवाड़ी के चूँकि खुल चुके हैं, सामाजिक दूरी का ध्यान में रखते हुए कि कुछ लाभार्थियों को पहले लाया जाए और कुछ को कुछ देर बाद लाया जाए, और नहीं आ पाते हैं कोई किसी कारण से तो उनको घर घर दिया जाए। इसकी कोई मॉनिटरिंग वगैरह भी है? मॉनिटरिंग के लिए अभी इसमें जितने भी लाभार्थी हैं उनका जो पोषाहार वितरित किया जा रहा है, उनमें हम उनके फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर समेत फ़ोन नंबर लेते हैं और रैंडम आधार पर उनको फ़ोन के द्वारा पूछताछ की जाती है। और अब जब आंगनवाड़ी केंद्र खुलने जा रहे हैं तो कोशिश की जाएगी कि आगे से फील्ड में हमारी एलएस जाएं। जोधपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर इम्तियाज बेग ने शुक्रवार को उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं को 15 दिन में हल करने की बात कही। वहीं सरकारी स्तर की समस्याओं पर उनका कहना था कि यह समस्याएं सरकार को भिजवा दी जाएंगी। डिस्कॉम एससी कार्यालय में चीफ इंजीनियर ने आमजन की समस्याएं सुनकर बिंदुवार उनका निराकरण किया। इसमें 6 माह के बिजली बिल माफ करने, स्थायी शुल्क, अर्बन सेस, वाटर सेस, खराब मीटर बदलने, खुले में पड़े ट्रांसफार्मर, औसत बिल आदि समस्याओं का निराकरण करते हुए उपभोक्ताओं की जिज्ञासाएं और सवाल हल किए गए। सुनिए क्या बोले चीफ इंजीनियर। आपका पहला था सिक्योरिटी नोटिस। सिक्योरिटी नोटिस के बारे में विभाग ये कहना चाहता है कि हम हर साल पिछले साल का आपका जो कंजप्शन होता है 12 महीने का, उस 12 महीने का कंजप्शन का हम कैलकुलेशन करके 2 महीने की सिक्योरिटी का पैसा डिसाइड करते हैं। सपोज आपके 100 रुपये सिक्योरिटी जमा है और पिछले साल, और जब पिछले साल अप्रैल से लगा के और मार्च तक आपका जो कंजप्शन होता है और उसकी जब हम सिक्योरिटी बनाते हैं, वो सपोज इस साल 150 रुपये बनी, तो 100 रुपये आपका जमा है, 50 रुपये की हम आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि हम 2 महीने से बिल देते हैं आपको। अगर किसी कारणवश आपका बिल जमा नहीं हो तो विभाग के पास आपके 2 महीने की बिल का एवरेज सिक्योरिटी हमारे पास रहे, तो उससे हम वो पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। ये हर साल रिवीजन होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज नहीं, ये फिक्स चार्ज होता है। तो ये क्या होता है कि एक विभाग ने एक चीज बना रखी है कि कोई भी कनेक्शन है, चाहे वो डोमेस्टिक का कनेक्शन है, एनपीएस का कनेक्शन है, एग्रीकल्चर का कनेक्शन है, इंडस्ट्री का कनेक्शन है,
हम जब उसको कनेक्शन देते हैं, हमने लाइन खींची है, ट्रांसफार्मर लगाया, मीटर दिया, हमारा मीटर रीडर जाता है, आपकी कोई कंप्लेंट होती है उसको अटेंड करने जाता है। अगर आपका कंजप्शन आता है तो कंजप्शन के हिसाब से बिल आते हैं, अगर नहीं है तो फिक्स सर्विस का महीने के हिसाब से पर किलोवाट का 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये, ऐसा। मिनिमम अगर 0 यूनिट भी आएगा तो फिक्स सर्विस चार्ज उस कंज्यूमर पे। ये भी कोई नया नियम नहीं, पिछले कई सालों से फिक्स सर्विस का चाहिए। तीसरा है अर्बन सेस और वाटर सेस। तो सरकार ने ये भी पिछले 20 साल से चल रहा है। सरकार ने क्या है कि जब जो अर्बन सिटी है जहाँ पे रोड लाइट लगी हुई है, रोड्स का काम है, रोड लाइट का मेंटेन कौन करता है? नगर पालिका या ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत आपसे किसी तरह का उस रोड लाइट का बिजली का बिल नहीं लेती, ना ग्राम पंचायत लेती ना नगर पालिका लेती। तो पर कनेक्शन के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने एक अर्बन सेस किया है। वो अर्बन सेस बिजली विभाग के माध्यम से यूनिट के हिसाब से आपसे मिलते हैं, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा, मेरी बात सुन ध्यान से, वो पैसा सालाना में इकट्ठा करके अर्बन नगर पालिका का जो विभाग होता है यूडीपी, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वो उन पैसों से रोड लाइट, सड़क निर्माण या जो भी जो काम सार्वजनिक काम जो करती है, तो वो पैसा हमारे माध्यम से, हमारे बिलों के माध्यम से लिया जाता है आप लोगों से। वो पैसा बिजली विभाग नहीं रखता है, वो पैसा उस विभाग को ट्रांसफर होता है सेंट्रल लेवल पे, जयपुर के लेवल पे सभी डिस्ट्रिक्टों का इकट्ठा करके, और फिर वो विकास के काम, ट्रैफिक के काम, रोड लाइट के काम। ये सिर्फ अर्बन से सिर्फ नगर पालिका में लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे अर्बन सेस का चार्ज नहीं लिया जाता है। उसी तरह वाटर सेस, पानी की सप्लाई का, पानी का जो है वो भी बिजली विभाग के बिलों के माध्यम से लिया जाता है, और वो संबंधित विभाग को पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, दूसरा आपने जो बताया है कि कोरोना काल में 6 महीने के बिजली के बिल माफी का, किसी एक जगह का, एक कस्बे का, एक शहर का तो है नहीं, पूरे राजस्थान में सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो पूरे प्रांत के हिसाब से लेती है। सरकार का जो डिसीजन होगा, जैसे आदेश आएंगे, विभाग उस हिसाब से कार्य करेगा। अच्छा, रही बात डिफेक्टिव मीटर के लिए, हमने क्या कर रखा, एक YMPL कंपनी है उदयपुर की, उसको मीटर टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। हमारे एक RERC है, राजस्थान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, एक स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी भी सरकार का कोई अधिकार नहीं, वो नियम बनाती है। तो हमारे जो भी आपके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, उसकी एक थर्ड एजेंसी, तो ना बिजली बोर्ड की है न आपकी है, तीसरी एजेंसी YMPA, वो आपके मीटर आपके चेक करती है, मौके पे चेक करती है, मीटर की जो परफॉर्मेंस होती है चेक करती है, और आपको एक मेमो देके जाती है। किसी भाई लोग को ये लगता है कि मेरा मीटर तेज चल रहा है, मेरा मीटर डिफेक्टिव है, तो वो अपनी एप्लीकेशन आज नहीं कल परसों कभी भी आप उनका नाम और उनका खाता नंबर, एक ये नंबर आता बिल में। रही बात है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, आप देख रहे हो तो दिनों दिनों विभाग में सरकारी भर्ती हो नहीं रही, काम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, नए GSS बन रहे हैं, नई लाइनें खींच रहे हैं। अभी आपके परसों ही वो ऐसी साहब मेरे पास बैठे थे, DCC 220 kV का एक GSS रावत सब में नया बना, कई साल टिब्बी में बना। हम हर साल 10, 12, 33 के GSS बनाते हैं गाँव में, इसलिए बनाने के वहाँ पे आपको अच्छी वोल्टेज मिले, आपके गांव में लोड सेंटर आए, 11 kV लाए, क्योंकि विभाग के पास नंबर ऑफ कंज्यूमर, हर साल हमारे पास हजारों कंज्यूमर बढ़ते हैं, हजारों नए कनेक्शन देते हैं, एग्रीकल्चर भी देते हैं, डोमेस्टिक भी देते हैं, इंडस्ट्रीज भी देते हैं। विभाग के पास लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड साधन। अब आपका काम हमें तीव्र गति से करना है,
तो इसके लिए हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे देने पड़े। हमारा बिल डिस्ट्रीब्यूशन हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, लाइन खींचने का काम हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, मीटर चेंज करने का काम हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, जीएसएस बनाने का काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। अब ये इसे बिजली विभाग में ही नहीं है, हर डिपार्टमेंट, आप पीएचईडी में चले जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क है, पीडब्ल्यूडी में चले जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क है। और आने वाले समय में तो आप देख लो ट्रेनें भी कॉन्ट्रैक्ट पे चलेगी। पहले इंडियन एयरलाइंस की हवाई जहाज चलती थी, आजकल किंगफिशर और इंडिगो और पता नहीं 8-10 कंपनी। उससे क्या है, कंपटीशन बढ़ता है। हनुमानगढ़ के दौरे पर आए जोधपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर इम्तियाज बेग को इंटक यूनियन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से मांगों पर गौर नहीं किए जाने की शिकायत की गई। चीफ इंजीनियर ने समस्याएं गौर से सुनी और समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इंटक जिला यूनियन ने चीफ इंजीनियर इम्तियाज बेग को विभिन्न समस्याओं से रूबरू करवाया। इंटक पदाधिकारियों ने चीफ इंजीनियर को हनुमानगढ़ जिले में कर्मचारियों की सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसी कार्यालय में प्रतिदिन होने वाले धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। इससे पहले इंटक ने उनका गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। आज मुख्य अभियंता के हनुमानगढ़ आगमन पर उनका गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया तथा इंटक यूनियन के तरफ से जो हनुमानगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा गलत कार्यों किया जा रहा है उसकी उन पर कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया तथा इसके साथ साथ आए दिन जो कार्यालयों की मर्यादा तार करके जो धरना प्रदर्शन होता है उस पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं तथा असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फोटोग्राफी को अब एक कला का दर्जा हासिल हो चुका है। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्हें जीव जंतुओं सहित प्राकृतिक नजारों को अपने कैमरे में कैद करना पसंद है। गांव ढालिया निवासी 34 वर्षीय कुलदीप सिद्धू ने एक दुर्लभ कीट को फोटो और वीडियो बनाया है। इसमें उन्हें 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। देखिए इस नेचुरल फोटोग्राफी को दर्शाती रामनिवास सिवर की यह रिपोर्ट। ये है गांव ढालिया के 34 वर्षीय कुलदीप सिद्धू। ये पेशे से ऑटोटेक एक्सपर्ट हैं और पिछले 5 वर्षों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। कुलदीप बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक है। वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी उन्हें पसंदीदा विषय है। फोटोग्राफी की कला उन्होंने अपने पिता सतनाम सिंह से सीखी। पिता के पास भी पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा आज भी मौजूद है। कुलदीप बताते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक नजारों से लेकर कई जीव जंतुओं की फोटो को अपने कैमरों में कैद किया, लेकिन इस तरह का किट उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इतने चटक और मेटलिक रंग कंप्यूटर में भी नहीं बनाए जा सकते जिसे प्रकृति ने इस कीट में भर दिया है। दरअसल इस कीट को लीफ बीटल कहा जाता है और दुनिया भर में इसकी 35,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। इस लीफ बीटल को देख कोई भी कह उठेगा कि प्रकृति ने इसे बड़े चाव से अपने सभी रंग इसमें भरे हैं। कुलदीप बताते हैं कि इस बीटल को फोटो लेने में उन्हें 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। जब भी वे फोटो लेना चाहते वह आसपास छिप जाता। उन्होंने किसी तरह से उसे हाथ में पकड़ा और उसके बाद फोटो क्लिक की। हमारी प्रकृति ने इंद्रधनुष के सारे रंगों को लेकर उनके भड़कीले मिश्रण से पशु पक्षी और जीव जंतुओं को इस तरह सुसज्जित किया कि उन्हें देख हम अवाक रह जाते हैं। 18 सितंबर को श्राद्ध समाप्त होते ही अब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। हालांकि लोगों में यह भ्रांति है कि श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्र शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि नवरात्र अधिक मास के बाद शुरू होंगे। वही इस मास की क्या उपयोगिता है और इस माह में क्या क्या वर्जित है, इस बारे में ज्योतिष पंडित रतनलाल शास्त्री ने पूरी जानकारी दी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रतनलाल शास्त्री हनुमानगढ़ से। हमें हमारे सनातन धर्मावलंबी लोगों के लिए और हिंदू धर्म में श्राद्ध और जो नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। तो इस वर्ष 2 आश्विन मास होने से श्राद्ध जो है कल समाप्त हो गए और आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया। प्रथम आश्विन मास के 15 दिन और द्वितीय आश्विन मास के 15 दिन, ये 1 महीना अधिक मास है। इसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कुछ लोग इसको लोंद मास भी कहते हैं। इस मास में विवाह, शादी, गृह प्रवेश, व्यापार आदि के नूतन कार्य शुभारंभ नहीं किए जाते, इसको अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में केवल जो है पूजा पाठ, धार्मिक कार्य आदि करना ही श्रेय कर्म बताया गया है। और
नवरात्रि इस वर्ष श्राद्धों के तुरंत बाद प्रारंभ नहीं हुए हैं। कुछ लोगों को भ्रांति है कि आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं 18 सितंबर से, लेकिन इस वर्ष 18 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ न होकर के 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, जो द्वितीय आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और नवरात्रि प्रारंभ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।